हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 11 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच में इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे थे उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। तो देखिए, जो पहला मुद्दा है वो है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। अब आप सभी जानते हो, पिछले कुछ महीनों के अंदर जब भी हमने करंट अफेयर डिस्कस किए हैं तो मल्टीपल टाइम्स हमने इन्फ्लेशन की बात करी है। मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि इन्फ्लेशन ना पूरी दुनिया के लिए आज के टाइम पर एक कंसर्न बना हुआ है। इसके साथ ही अभी जो न्यूज़ है दैट इज कि इन्फ्लेशन इंडिया का 6% से नीचे आ गया है। अब मैं यहाँ पे 6% क्यों बोल रहा हूँ? देखो, रियलाइज करना कि जो इंडिया है, बेसिकली मैं बात जब करता हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो आप जानते हो कि आरबीआई की कोई एक टारगेट दे रखा है कि उसको जो इन्फ्लेशन है वो 4% पे मेंटेन करनी है। पर 2% का लीवे दिया जाता है। बेसिकली ये क्या हो जाता है, 4 ± 2, कि 2% ऊपर नीचे हो सकता है। तो टेक्निकली ये टारगेट क्या बना, 2% से लेकर 6% के बीच में यही टारगेट बना। पर अगर आपने नोटिस किया हो कि इन्फ्लेशन इतना मेजर कंसर्न हो गया था पूरे इंडिया के लिए या पूरी दुनिया के लिए इनफैक्ट, कि जो इंडिया का इन्फ्लेशन था ना, वो 2022 के अंदर जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के महीने, बेसिकली ये 10 महीने हो गए ना, तो लगातार 10 महीने क्या हुआ, ये 6% से ऊपर था। तो बेसिकली जो टारगेट था ना हमारा, हम उसको मीट नहीं कर पा रहे थे। पर जो नवंबर है, ठीक है ना, तो अभी हमारे पास नवंबर का इन्फ्लेशन का डेटा आया है। तो नवंबर ऐसा पहला मंथ है 2022 के अंदर जब हमने देखने को मिला जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन रेट है ना, वो 6% से नीचे आ चुका है। पॉइंट समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो ये काफी अच्छी चीज है कि हमारे इन्फ्लेशन में कमी देखने को मिल रही है। तो जब मैं बात करता हूँ, देखो रिटेल इन्फ्लेशन की, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, रिटेल इन्फ्लेशन जब हम बात करते हैं ना, यहाँ पर बात हो रही है किसकी? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, जो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन होती है उसकी बात कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड एक दूसरी इन्फ्लेशन भी होते हैं जो होलसेल लेवल पे करते हैं, दैट इज डब्ल्यूपीआई। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे ना, वो सीपीआई की बात कर रहे थे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। अगर थोड़ा मैं आपको और डिटेल में लेके चलूं, देखो यहाँ पे आप रियलाइज कर सकते हो कि किस तरह से हमारा ये जो इन्फ्लेशन 6% से नीचे होना चाहिए था, पर कंसिस्टेंटली हमारा 10 महीने वो 6% से ऊपर ही रहा है। तो अभी थोड़ा सा हमें कूल डाउन देखने को मिला है। अक्टूबर में आप देख सकते हो किस तरह से 6.77% के आसपास था। ठीक है, ये पुराना ये आप 6.7 था अक्टूबर के टाइम पे। ठीक है, तो वहां से हमें नजदीक एक डाउनफॉल देखने को मिला है। तो ये डेटा आप सोच रहे होंगे सर डेटा कौन रिलीज कर रहा है? देखो, डेटा ये रिलीज किया गया है बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो आता है किसके अंदर? मोस्पी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आप सभी इसके बारे में आई एम वेरी श्योर जानते होंगे। अब एक चीज इसमें और समझने वाली बात यह है कि चलो, अब तो हो गया 5.88%, यानी कि 6% से नीचे आ गया नवंबर के अंदर। क्या पूरे इंडिया के अंदर से जो 6% से नीचे हैं? द आंसर इज नो। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, या हरियाणा की स्टेट की बात कर लो, तो इन पर्टिकुलर 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर इन्फ्लेशन काफी हाई है। जैसे तेलंगाना के अंदर ना ये 7.8% के आसपास है, आंध्र प्रदेश में 7% है। तो इस तरह से नंबर्स हैं। ऑन द अदर हैंड, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली हो गया, दिल्ली में थोड़ा कूल डाउन देखने को मिला है, तो 2% इन्फ्लेशन देखने को मिला है। तो इस तरह से हर जगह पे अलग अलग इन्फ्लेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब एक चीज इसके साथ ही लिंक्ड क्या है, आप सभी जानते हो कि इन्फ्लेशन के साथ ना हमारा ग्रोथ का ही लिंकेज होता है। अगर देखो आप नोटिस करो कि या तो जो हम हमें क्या करना होता है, इन्फ्लेशन को मैनेज करना होता है, पर साथ साथ ये भी इंश्योर करना होता है ग्रोथ मैनेज करें। तो दोनों को मैनेज करना काफी एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है ना। अभी इन्फ्लेशन हाई था तो आरबीआई ने कंसिस्टेंटली क्या किया, जो हमारी रेपो रेट थी उसको इंक्रीज करते चले गए। कितना? 2.25% इंक्रीज कर दिया। पहले ना 4% के आसपास होती थी, अब 6 पॉइंट समथिंग के आसपास चली जा चुकी है। तो कंसिस्टेंटली हमारे आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता था, ताकि हम ये जो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रखा है इसको मैनेज कर पाए, एंड उसके बेसिस के ऊपर हम चीजों को कहीं ना कहीं जो एक्सेसिव डिमांड आ रखी है उसको हम कर्टेल कर पाए। इसके साथ ही एक मुद्दा हमें और समझना है, दैट इज रिगार्डिंग हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन। अब देखो, इनमें फर्क समझने की कोशिश करना कि हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन आखिर होता क्या है। जब मैं देखो बात करता हूं हेडलाइन इन्फ्लेशन की, तो देखो हेडलाइन वर्ड से ही क्लियर है, वो वाली इन्फ्लेशन जो आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के अंदर देखते हो, अक्सर अखबारों में पढ़ते हो ना कि ये इतनी इन्फ्लेशन हो, ये इतनी, उसी को बोलते हैं हेडलाइन। तो हेडलाइन में पता क्या होता है, यहां पर सब चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल, पेट्रोलियम, गैस, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर। अब एक चीज नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये जैसे आप बात करो फ्यूल की बात करो। अब जो फ्यूल होता है ना, उसके प्राइसेस बहुत ही क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मतलब अचानक से ऊपर, अचानक से नीचे। उसी तरह से आपके फूड के प्राइसेस,
इसके भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं प्राइसेस, अचानक से बढ़ जाएगा प्राइस, अचानक से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ना हेडलाइन के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। पर जब मैं बात करता हूँ कोर इन्फ्लेशन की, तो कोर इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, आपका हेडलाइन में से फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल को बाहर कर दिया जाता है। तो बेसिकली हुआ पता क्या, हेडलाइन में से आपने वो वाली चीज सब्ट्रैक्ट कर दी जो क्या होती है, बहुत ही वोलेटाइल है, जिनके प्राइसेस अचानक से ऊपर जाते हैं, अचानक से नीचे जाते हैं। तो हमें ना कोर इन्फ्लेशन इस तरह से मिल जाता है। आई बात समझ में? तो ये दो चीजों के बीच में भी फर्क आपको पता होना चाहिए। अभी देखो जो कोर इन्फ्लेशन है ना, वो इंडिया में 6% से ऊपर ही मोस्टली रहा है। इसका मतलब पता क्या है, कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन मतलब जहां पर वोलेटाइल चीजें नहीं आती। अगर वोलेटाइल चीजें नहीं आती तब भी वो 6% से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन ना हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा अंदर तक घुसा हुआ है। उसको बाहर निकालने में, बेसिकली इन्फ्लेशन को टैकल करने में ज्यादा दिक्कत आने वाली है। अगर आप खुद रियलाइज करो, अगर फूड हो गया या फ्यूल हो गया इसकी वजह से इन्फ्लेशन है ना, तो ज्यादा कंसर्न वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि इनके प्राइसेस होते ही वोलेटाइल है। पर अगर इसको छोड़कर भी प्राइसेस हाई रहते हैं, दिस क्लियरली शोज कि कुछ ना कुछ इकोनॉमी के अंदर कंसर्न चल रहा है। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा इन्फ्लेशन का मुद्दा। मल्टीपल टाइम हम डिस्कस करते जा चुके हैं। 2022 में भी हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग, आने वाले टाइम में भी और क्वेश्चन हमें यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं हमारे दूसरे पर्टिकुलर मुद्दे की तरफ, दैट इज आईआईपी डेटा। अब देखो अक्टूबर का ना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है वो हमारे सामने आ चुका है। अब ये क्या है, दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट इन मोर देन अ ईयर। अब ये बहुत ही खराब सिचुएशन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। पर इसको थोड़ा समझते हैं कि आखिर आईआईपी है क्या। देखो आईआईपी क्या है, एक तरह का मंथली इंडेक्स है। अभी मैंने बताया था ना अक्टूबर का, तो ये क्या हो जाता है, हर मंथ रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा, एनएसओ के द्वारा। अभी एनएसओ पड़ा था, वही इसको रिलीज करता है। यहाँ पर क्या होता है, आउटपुट हमें पता लगता है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग कितना आउटपुट आया, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी कितना इन्होंने किया, बाकी और जो आपकी गुड्स अलग अलग तरह की होगी उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया, ये पता लगता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर। इसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें ना, कि कहाँ पर कितनी प्रोडक्शन हुई, कैसे प्रोडक्शन हुई, कौन सा पर्टिकुलर मैट्रिक कितना कम हुआ, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पता लगती रहती हैं। पॉइंट समझ पाए या नहीं समझ पाए? अभी जब मैं बात कर रहा हूँ ना अक्टूबर मंथ की, तो अक्टूबर का आईआईपी लोएस्ट था एक साल से भी ज्यादा के टाइम के अंदर। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा देखो, एक कारण इसके पीछे का पता क्या है, इसका एक कारण पीछे का है एक्सपोर्ट्स। आप रियलाइज करो, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, यूके हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में थोड़ी सिचुएशन खराब है। अब सिचुएशन खराब है तो यहाँ पर क्या होगा, इन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर डिमांड की कमी आएगी। अगर डिमांड की कमी आएगी तो डिमांड, तो जो इंडिया से एक्सपोर्ट जाने थे इन पर्टिकुलर कंट्रीज के, तो ये एक्सपोर्ट भी तो कम हो जाएंगे। अगर एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। आई बात समझ में? देखो दूसरी कंट्री के अंदर आपकी अगर प्रोडक्ट की डिमांड ही कम हो जाती है तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कमी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा और बातें करें, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात कर लो, टेक क्लोथिंग की बात कर लो, टेक्सटाइल की बात कर लो, फार्मास्यूटिकल की बात कर लो, यहाँ पर भी हमें कुछ पर्टिकुलर इश्यूज यहाँ पर देखने को मिले हैं। बट एक्चुअल में ना ये नंबर से ज्यादा, क्योंकि देखो हर मंथ ये नंबर आते रहते हैं तो उतना हमें इनको पे नंबर्स पे ध्यान नहीं देना। बट पॉइंट समझ आना चाहिए कि क्या इश्यूज क्या आया। इश्यूज यही है कि पहली बात तो हमने देखो रेपो रेट हम इंक्रीज करते गए, और रेपो रेट इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, हमारा जो डिमांड है इकोनॉमी के अंदर वो डिमांड में कमी आती जाती है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन को हमने मैनेज कर लिया रेपो रेट बढ़ा के, पर डिमांड में कमी आई ना, तो स्लो ग्रोथ भी उसको साथ ही साथ में इंपैक्ट करती जाती है। प्लस आईआईपी होता क्या है, उसके जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी हमने समझ लिया, कौन रिलीज करता है, क्या क्या चीजें यहाँ पे कवर होती हैं वो भी हम यहाँ पर समझ चुके हैं। चलते हैं अगले मुद्दे की तरफ, जो क्या है, जो है इंडिया के इंपोर्ट के रिगार्डिंग। देखो आप सभी जानते हो चाइना के साथ हमें हमारे फिर कुछ क्लैशेस देखने को मिले हैं। इससे पहले भी 2020 के अंदर हमने काफी सारे क्लैशेस देखने को मिले थे, राइट। उस टाइम भी और अब भी बात ये होती है कि ना इंडिया को क्या करना चाहिए, चाइना के साथ ना ट्रेड रोक देना चाहिए। 2020 में भी मुझे याद है बहुत अच्छे से कि तब भी इस तरह की आवाजें उठी थी कि चाइना के साथ हमें ट्रेड बंद कर देना चाहिए, चाइना हमारे बहुत सैनिकों को मार रहा है। इस तरह की बातें देखो बार बार उठती रहती हैं, दिवाली के टाइम पर भी इस तरह की बातें चली थी। पर अगर जो डेटा आप देखोगे ना, तो डेटा हमें पता क्या शो करता है कि 2020 से 2022 तक पिछले 2 सालों के अंदर ना हम चाइना से जो चीजें सामान मंगवाते थे उसमें बढ़ोतरी हुई है। होनी का चाहिए थी, कमी आनी चाहिए थी ना, बट नहीं हुआ, उल्टा है। इंपोर्ट बढ़ गए इंडिया के बहुत ज्यादा, ठीक है ना, रिकॉर्ड तोड़, मतलब हमने वहां से चाइना से सामान मंगा रहे हैं। हम एक तरफ बातें करते हैं कि नहीं हम बंद कर देंगे, हम चाइना से नहीं मंगाएंगे सामान, पर डेटा तो उल्टा दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं इश्यूज है यहाँ पे, ठीक है ना, इस चीज को हमें वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
देखो अगर मैं आपको थोड़ा नंबर्स की तरफ लेके चलूँ ना, तो आप रियलाइज करोगे जो बेसिकली जो हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट है ना, उसका अगर मैं आपको डेटा बताऊं, तो कॉमर्स डिपार्टमेंट के हिसाब से ही जो इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड है वो $100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। 2021-22 की अगर मैं आपको बात बताऊं ना, तो 115 बिलियन यूएस डॉलर का हमने उनके साथ ट्रेड किया हुआ है। अब ठीक है सर, 115 बिलियन यूएस डॉलर का है, पर एक बार नोटिस करोगे 115 बिलियन यूएस डॉलर में से अगर आप देखोगे कि हमारा डेफिसिट कितना है, तो नियरली 73 बिलियन डॉलर का हमारा डेफिसिट है। मतलब 73 बिलियन डॉलर वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे से एज कंपेयर टू व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग दैम। तो बहुत ही मेजर कंसर्न है। अब चाइना के बाद ना दूसरे नंबर पे हमारा जो एक मतलब की ट्रेडिंग हमारा जो पार्टनर है वो क्या है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अब यूएसए के साथ भी हम बहुत कुछ ट्रेड करते हैं, बट अच्छी बात क्या है कि यूएसए को हम ज्यादातर चीजें क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे सामान भेजते ज्यादा है और वहां से सामान आता कम है। बट चाइना के साथ इश्यूज क्या है कि हम ना चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी है। इवन चाहे आप मोबाइल फोन्स की बात कर लो, आप फार्मास्यूटिकल्स में भी इनफैक्ट ना जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको एपीआई बोलते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि हम वहां चाइना से ही इन पर्टिकुलर चीजों को मंगवा रहे हैं, और ये मेजर कंसिडरेशन बन जाता है इंडिया के केस में। तो हमें देखो पॉइंट यही है कि हमें ना देखो अब अभी बात भी उठी थी, ठीक है ना, जब अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर हमने देखा चाइना किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस ने ये बात बोली कि हमें चाइना से ट्रेड बंद कर देना चाहिए। अब देखो जब इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है तो ट्रेड बंद करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट पॉइंट ये है कि कुछ ना कुछ एक्शंस तो डेफिनेटली देने पड़ेंगे हमारी गवर्नमेंट को भी, और साथ ही साथ मेरे और आपके जैसे कॉमन पर्सन को भी, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जो चाइना के ऊपर से हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट है, वहां से इतना ज्यादा सामान हम हर साल इंपोर्ट करवाते हैं, ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी कोई एक दिन में खत्म नहीं हो सकती, पर धीरे धीरे डेफिनेटली हम इसकी तरफ वर्क कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा अगला मुद्दा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है, देखो बांग्लादेश के रिगार्डिंग। अब बांग्लादेश ने क्या किया है, बांग्लादेश अभी रिसेंटली आईएमएफ के पास गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। अब ये मुद्दा भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आईएमएफ के पास ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जाने की, हम तो सुनते थे बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जब ये सारी चीजें हम सुनने को मिल रही है तो आईएमएफ के पास क्यों गया? तो देखो इसके रिगार्डिंग ना मैंने ही ओनली आईएस के टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है, ठीक है ना, 8-9 मिनट का ही है। तो मेक श्योर आप इसको सर्च करो, ठीक है ना, और इसको गो थ्रू करो। आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी के साथ ऐसा क्या हो गया। बहुत सारे मैंने स्टैटिक क्वेश्चन भी वहां पर कवर किए हैं, तो मेक श्योर आप इसको भी अच्छे से एक बार कर लीजिए, ठीक है। अगला मुद्दा जो हमारा डिस्कस है वो है रिगार्डिंग शेयर बाईबैक का। अब इसको भी समझना, देखो जरूरत एक्चुअल में क्या है, हमें पेटीएम के ऊपर नहीं जाना कि पेटीएम ने क्या किया क्या नहीं किया, हमें ये बाईबैक का मुद्दा समझना है कि आखिर बाईबैक होता क्या है, समझने की कोशिश करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना एक कोई कंपनी है, तो कंपनी देखो आप जानते हो पहले जैसे आईपीओ किया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करी, उससे क्या हुआ, लोगों को इन्होंने अपने शेयर्स वगैरह दे दिए। अब इसके बाद ना कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी क्या करे, कंपनी इन शेयर्स को वापस लेना चाहे। आई बात समझ में, कि उन शेयर्स को क्या करना चाहे, बाय बैक करना चाहे। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो एक कंपनी थी, 100% इसकी ओनरशिप ना एक पर्टिकुलर पर्सन के पास थी। फिर जब कंपनी लिस्ट होगी तो मान लो इस पर्सन के पास शेयर होल्डिंग रहेगी 51%, और आम जनता के पास जो पब्लिक के लिए है वो हो गया 49% मान लो। अब होता क्या है इसके बाद, इसके बाद ये इस मान लो इस पर्सन को क्या लगता है कि नहीं मैं पब्लिक से ना कुछ पर्टिकुलर शेयर्स खरीद लेता हूं, तो ये शेयर होल्डिंग मान लो फिर से वापस इस तरह से हो सकती है कि इस पर्सन के पास 60% हो गया और पब्लिक के पास 40%। तो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे अगर जो लिस्टेड कंपनी है वो शेयर्स को बाय करने वाली है, तो उसको क्या बोल देते हैं, शेयर बायबैक। एक तरह से क्या कर रहे हैं, रीपरचेज कर रहे हैं ना, जो शेयर उन्होंने मार्केट में इशू किए थे उन्हीं शेयर को रीपरचेज किया जा रहा है, तो इसको शेयर रीपरचेज भी कह देते हैं और शेयर बायबैक भी इनको बोल दिया जाता है। तो इससे होता क्या है, देखो जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर जो मार्केट में शेयर्स है ना उसमें हमें कमी देखने को मिल जाती है, क्योंकि वो कंपनी ने वापस खरीदी है ना, तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे। अब ऐसा देखो कंपनी करती क्यों है कि बाय बैक करने पड़ते हैं शेयर्स। देखो एक तो हो सकता है कि उसको ओनरशिप अपने पास लेकर आनी पड़े, अगर वो चाहें कि ओनरशिप वापस अपने पास ले आए तो उसके थ्रू किया, उसके लिए किया जा सकता है। या फिर कई बार कंपनीज को ऐसा भी लग सकता है कि हमारी जो कंपनी है उसकी जो वैल्यू है, उसकी शेयर्स की जो वैल्यू है वो कम है। अगर उसको ऐसा लगता है तो उसके बेसिस पे बायबैक के थ्रू ना जो शेयर प्राइजेस हैं वो अक्सर बूस्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हो सकता है कि कंपनीज जो वापस से अपने शेयर को बायबैक कर रही हैं उससे हिसाब से दिखे कि हाँ इनके पास पैसा है कंपनी के पास, क्योंकि पैसा देकर ही तो क्या करेंगे, वो शेयर्स को वापस खरीदेंगे। तो एक मार्केट के अंदर ये इंप्रेशन भी जाता है कि इनके पास अच्छा खासा पैसा है, इसके बेसिस पे वो और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो अभी देखो जो पेटीएम है उसका काफी कंट्रोवर्शियल चल रहा है कि क्या जो बायबैक है वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में देखो होता पता क्या है, एक होता है कंपनी के पास ना कुछ प्रॉफिट होते हैं, अपने प्रॉफिट में से ना वो कुछ पैसा निकालती है और शेयर्स को बायबैक कर लेती है। पर ऑन द अदर हैंड आप अगर पेटीएम का देखोगे ना, तो पेटीएम के पास जो इन्वेस्टर्स का इनका पास पैसा था, वो इन्वेस्टर का पैसा यूज कर रहे हैं शेयर्स को बायबैक करने के लिए। अब यहां पर इनका मेजर कंसर्न है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ चल रही है पेटीएम के अंदर। बट हमें उस गड़बड़ के अंदर नहीं जाना, पेटीएम के अंदर क्या इश्यूज हैं, ठीक है ना, वो हमारे स्कोप के डिस्कशन के बाहर है, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे एग्जाम के लिए। समझना जरूरी है कि बायबैक क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप ये सारी चीजें अच्छे से समझ चुकी हो, ठीक है ना। तो ये सारे मुद्दे हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करने थे। आप मैं अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। आप लोगों में से ना कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे एक्चुअल में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में पूछा है, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर काफी लोगों का मुझे मैसेज आया था। तो एक्चुअल में देखो लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, व्हाट आई विल डू इज कि मैं कोशिश करता हूँ या तो इसके लिए मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके ऊपर मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या चीज है या न्यू पेंशन स्कीम क्या है, इनमें क्या फर्क है। तो ऐसा कर दूंगा, या फिर मैं अगले हफ्ते आपके पास डेफिनेटली इस चीज को कवर कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस चीज को इंश्योर कर लेंगे, राइट। दोस्तों चलते हैं आगे एंड डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको लास्ट टाइम प्रोवाइड किए थे, ठीक है ना। तो इनको एक बार देख लेते हैं। देखो जो 2017 वाला जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन इट एज करेक्ट आंसर। देखिए इसका सही आंसर क्या है, आप देखिए कि जो एमपीसी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके द्वारा क्या बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है, द आंसर इज यस, ठीक है। जब हम बात करते हैं रेपो की, तो रेपो कौन डिसाइड करता है, ऑब्वियसली एमपीसी ही करता है, तो स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है कि ये 12 मेंबर बॉडी है, नहीं भैया 12 नहीं है, यहाँ पर कितने होते हैं, टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। 6 में से 3 आते हैं आरबीआई की तरफ से और 3 जो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इन 3 में भी से ना जो 3 बात कर रहा हूँ आरबीआई के, तो एक होते हैं कौन, आरबीआई गवर्नर साहब, करंटली कौन है, शक्तिकांता दास जी। तो ये होते हैं एक तरह से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इसके। आई बात समझ में। तो जो स्टेटमेंट 3 है ना, किसके चेयरमैन कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाती है, नहीं भैया आरबीआई गवर्नर होते हैं। तो 2 और 3 यहाँ पे हो जाता है गलत। आंसर आपका सही क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। मल्टीपल टाइम्स मैंने आपके साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जिक्र किया हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप जानते हो किस तरह से हम इंश्योर करना चाहते हैं कि एक तरफ हमारे यहाँ पे ग्रोथ भी हो, ऑन द अदर हैंड प्राइस जो है वो भी स्टेबल रहे। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो, नहीं, प्राइस स्टेबिलिटी हो और साथ साथ ग्रोथ की भी कंडीशन हो। तो मॉनेटरी पॉलिसी उसके लिए रेपो रेट डिसाइड करती है, प्लस आरबीआई के साथ मिलकर फिर बाकी और डिसीजन उनके द्वारा लिए जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था 2012 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये भी आप में से ज्यादातर लोगों ने अच्छा ही दिया है, इसका आंसर सही ही दिया है। देखो यहां पर क्या करना है, मनी सप्लाई के अंदर इंक्रीज। आप जैसे ना स्टेटमेंट 1 पढ़ो एक बार, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक। मान लो ये है आरबीआई और ये है हमारी पब्लिक। अभी क्या हुआ, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्होंने खरीदी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई ने खरीदी। अगर आरबीआई खरीद रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पब्लिक से, तो बदले में कुछ दे रहा होगा, क्या दे रहा है, ऑब्वियसली पैसा, पैसा बदले में दे रहा है। तो टेक्निकली क्या हुआ, पैसा पब्लिक के पास या फिर पैसा मार्केट में क्या हो गया, पैसा मार्केट में इंक्रीज हो गया ना। तो यही तो पूछा गया था, मनी सप्लाई के अंदर इंक्रीज होगा या नहीं होगा। तो यस भैया 1 से बिल्कुल डेफिनेटली होगा। इसी तरह से एक बार स्टेटमेंट 4 पढ़ो, स्टेटमेंट 4 उल्टा बोल रहा है, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब यहाँ देखो ये आरबीआई था, ये थी हमारी पब्लिक, अब यहाँ पर क्या हुआ, आरबीआई ने इनको सेल की है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर आरबीआई पब्लिक को सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो पब्लिक बदले में क्या दे रही होगी इसको, आरबीआई को पैसा। तो पब्लिक के पास पैसा क्या हुआ, पब्लिक कम के पास पैसा कम हो गया, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। तो भैया स्टेटमेंट 4 हो गया गलत। इतना ही पता होता तो देखो क्लोज पहुंच गए हैं, हमें पता है कि या तो आंसर ए होगा या सी होगा, क्योंकि 1 ठीक है और 4 गलत है। तो अगर 1 ठीक है तो चलो, आपका 4 गलत है, तो ये आपका आंसर ए या सी में तक आप पहुंच गए हो। अब 2 या 3 में से कोई एक देखना है, बेसिकली 2 का भी जरूरत नहीं चेक करने की, क्योंकि ए या सी में से है, तो सिर्फ 3 को चेक करना है। 3 में देख लेते हैं, बोरिंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक। अगर जो हमारी गवर्नमेंट है वो आरबीआई से पैसा बोरो करती है, तो गवर्नमेंट के पास क्या होगा, और पैसा आ जाएगा ना। आप गवर्नमेंट ने क्या लिया, लोन ले लिया आरबीआई से, तो गवर्नमेंट के पास क्या हुआ, पैसा बढ़ गया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको कहीं ना कहीं खर्च करेगी, लोगों के लिए देगी, ठीक है, नए नए कुछ ब्रिजेस बनेंगे, नए नए कुछ रोड्स बनेंगे, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा। तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, इससे भी मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। तो हाँ जी भैया स्टेटमेंट 3 भी सही है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 आर करेक्ट।
राइट। एक 2019 का क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना, मनी मल्टीप्लायर। देखो ये तो मल्टीपल टाइम में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आप भी जानते हो कि जैसे जैसे मन पॉपुलेशन की बैंकिंग हैबिट बढ़ती रहती है, उसके बेसिस पे क्या होता रहता है, वो अकॉर्डिंगली मनी मल्टीप्लायर हमारा बढ़ता रहता है, ठीक है ना। आई एम वेरी श्योर हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, तो मैं डिटेल में जा नहीं रहा, नहीं समझा रहा मनी मल्टीप्लायर, क्योंकि आप सभी को पता है, किसी ने भी गलत आंसर आई थिंक नहीं दिया इसका, तो एवरीवन नोज इट, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ही है। देखो यहाँ पर इन्होंने कयूर वगेला जी ने, इन्होंने देखो सभी का एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि स्टेटमेंट 1 का आंसर ये है, 2 का ये है, तो काफी इनको ना डिटेल में इन्होंने बताया है कि चेयरमैन आरबीआई गवर्नर है। तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि ना आपके अंदर भी ना, सभी के अंदर इस तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए। काफी बार ना हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाते हैं, बट कई बार ना 100% क्लैरिटी नहीं होती। पर अगर आपको पीछे का लॉजिक क्लियर है, पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो ट्रस्ट में ऐसे क्वेश्चंस या इस तरह के कोई भी क्वेश्चन पीछे जो हमने देखे ना, ये कभी गलत नहीं होते। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ये है कि आपके अंदर क्लैरिटी उसके कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कितनी है। अगर बहुत अच्छी क्लैरिटी है ना, तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से कर पाओगे विदाउट एनी मच इश्यूज, ठीक है। तो ये हो गए एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस करने थे। उसी तरह से लास्ट टाइम मैंने आपको मेंस का एक क्वेश्चन भी दिया था कि नीति आयोग जो प्रिंसिपल्स फॉलो करता है प्लानिंग कमीशन से, वो कैसे डिफरेंट है, यही पूछा था, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर करने की कोशिश करी है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखो नीति आयोग जो था ना, उसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। अगर आप थोड़ा प्लानिंग कमीशन को नोटिस करोगे ना, तो ये आइडिया जो लिया गया ना, थोड़ा हमने यूएसएसआर से लिया है, जो अर्स्ट वाइल यूएसएसआर था ना, उससे लिया है। अगर आप ध्यान में दो, ठीक है ना, अगर आप 19, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हुई है, आप जानते हो 1917 के अंदर क्या होता है, रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है ना। आई एम वेरी श्योर आप सभी को जानते हो, ठीक है, लेनिन की जो फिलोसफी है, उसकी जीत हमें देखने को मिलती है। तो वहां पर यूएसएसआर के अंदर क्या देखने को मिलता है, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हमें वहीं से देखने को मिलता है। आपने सुना होगा ना 5 ईयर प्लान्स। ये 5 ईयर प्लान दरअसल में स्टार्ट किसने किए थे, ये यूएसएसआर के द्वारा ही स्टार्ट किए गए थे। हमारी गवर्नमेंट भी देखो काफी इंस्पायर्ड थी इन डिफरेंट पर्टिकुलर चीजों से, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नेहरू जी की बात कर लीजिए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर लीजिए, ये काफी इंस्पायर्ड थे इन सभी चीजों से। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अगर हम इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इंडिया भी प्लानिंग की तरफ थोड़ा बढ़ता है, ठीक है, हम भी 5 ईयर प्लान लेकर आते हैं। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन उसी पर्पस के लिए बनाया गया, किस तरह से हमारे जो प्लान्स होंगे वो बनाए जाएंगे, तो ये सारी चीजें थी। पर प्लानिंग कमीशन का कुछ काम रहा, पर हमारी करंट गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि नहीं, प्लानिंग कमीशन अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, नीति आयोग के साथ। आई बात समझ में। तो 1 जनवरी 2015 को हमारी एक नई बॉडी बनती है, दैट इज नीति आयोग, जो कि अब इस पर्टिकुलर चीजों का काम देखती है। थोड़ा इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे पूछा ना कि प्रिंसिपल्स कैसे डिफरेंट है, जब इस तरह क्वेश्चन होते हैं ना, तो बेटर ये होता है कि आप इस तरह से एक टेबल बना लो, क्योंकि अगर टेबल बन गया तो कंपैरिजन करना काफी आसान हो जाएगा, एग्जामिनर को वो भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोटिस कर दो, यहाँ पर जो नीति आयोग की अप्रोच है वो क्या है, बॉटम अप अप्रोच। ऑन द अदर हैंड जो प्लानिंग कमीशन थी, उसका अप्रोच क्या था, टॉप डाउन अप्रोच। समझने की कोशिश करना, एक होता है कि आप टॉप से कोई डिसीजन ले रहे हो और वो नीचे तक फिर जाते हैं इस तरह से नीचे तक वो डिसीजन जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड एक अप्रोच ये होती है कि नीचे वाले लोगों ने कुछ इनपुट्स दिए, ये इनपुट्स ऊपर तक गए, एंड अकॉर्डिंगली उस हिसाब से हमारी पॉलिसी बन पाई। आप मुझे खुद बताओ कौन सी चीज बेहतर है। ऑब्वियसली, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच होता क्या है, इसके अंदर लोकल प्रॉब्लम्स हैं, तो लोकल लोगों को उनकी अच्छी जानकारी होंगी, वो ऊपर तक ज्यादा अच्छे से उन चीजों को बता पाएंगे, एंड उसकी बेसिस पे हम एक सोल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर जो नीति आयोग है ना, वहां पर हम प्रिंसिपल क्या फॉलो करते हैं, बॉटम अप अप्रोच का। प्लानिंग कमीशन का एक डिसएडवांटेज ये रहा कि वो टॉप डाउन अप्रोच में मानता था, ऊपर से उसने कोई पॉलिसी बना दी, अब वहां पर लोकली क्या दिक्कतें आ रही हैं कोई आइडिया नहीं होता था, इसकी वजह से इफेक्टिवनेस थोड़ी कम होगी। उसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जो प्लानिंग कमीशन था, ये काफी ना स्टेट्स को कंट्रोल करता था, एक तरह से पॉलिसीज इंपोज कर दी जाती थी स्टेट्स के ऊपर। पर नीति आयोग ना ये सब नहीं करता, स्टेट्स के ऊपर कोई पॉलिसीज वगैरह इंपोज नहीं करता। नीति आयोग क्या है, एक तरह का थिंक टैंक है, एक एडवाइजरी बॉडी है। ये इंप्लीमेंट नहीं करती चीजें, नहीं, इसके काम क्या है, एडवाइस करना, नई नई पॉलिसीज लेके आना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अभी माइग्रेंट इशू था, तो माइग्रेंट्स के रिगार्डिंग किस तरह के उनके पास राइट्स होने चाहिए, उसके रिगार्डिंग एक ड्राफ्ट पॉलिसी नीति आयोग लेकर आया है। वाटर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग अलग अलग पॉलिसीज नीति आयोग के द्वारा लेके जाती हैं। तो इस तरह का एक तरह का थिंक टैंक बोल लो, इकोनॉमी को कैसे आगे प्रॉस्पर करना है, वहां पर इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इवन कोविड 19 टाइम हमने देखा, नीति आयोग की तरफ से जो हेल्थ मेंबर थे, उनका रोल रहा है। तो इस तरह से एक थिंक टैंक, एक एडवाइजरी बॉडी की तरह नीति आयोग वर्क करता है। अब नीति आयोग के अंदर ना हमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिल जाता है। पर जब बात करता हूँ प्लानिंग कमीशन के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता था। आपने ना जीएस 2 के अंदर कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात सुनी होगी,
ठीक है ना। कोऑपरेटिव होता है कि आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हो गया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया स्टेट गवर्नमेंट के साथ या स्टेट्स आपस में। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ कॉम्पिटेटिव की, तो किस तरह से रिसोर्सेज के लिए, रिसोर्सेज को अपनी तरफ करने के लिए किस तरह से एक तरह का हेल्दी कंपटीशन देखने को मिल जाता है। जैसे एग्जांपल समझो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई गुजरात में आएगी या महाराष्ट्र में आएगी, तो अगर दोनों पॉलिसीज, दोनों सॉरी स्टेट गवर्नमेंट आपस में compete करेंगी, तो एक हेल्दी कंपटीशन होगा ना आपस में, एक compete करेंगे तो आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। तो इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का ना हमें एक स्ट्रॉन्ग रोल देखने को मिलता है नीति आयोग के अंदर, पर ऑन द अदर हैंड प्लानिंग कमीशन के अंदर ऐसा नहीं था। साथ में कि फंड्स को किस तरह से एलोकेट करना है, इसकी पावर नीति आयोग के पास नहीं है, पर प्लानिंग कमीशन के अंदर ये पावर थी। ठीक है, अब किसके पास वो पावर्स है, सारी की सारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। उसकी तरह से ही जब हम बात करते हैं गवर्निंग काउंसिल की, तो गवर्निंग काउंसिल जो नीति आयोग की है उसके अंदर हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिल जाते हैं अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के, एंड साथ ही साथ स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स। पर यहाँ पर जो एनडीसी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर्स थे, स्टेट चीफ मिनिस्टर थे, और प्लानिंग कमीशन को रिपोर्ट करना पड़ता था एनडीसी को। तो ये गवर्निंग काउंसिल के अंदर थोड़ा सा हमें फर्क देखने को मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, जैसे मैं आपको बता भी रहा था ना, स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर कंसल्टेशन किया जाता है नीति आयोग के अंदर। ठीक है, बट प्लानिंग कमीशन पहले पॉलिसीज को फ्रेम कर लेता था, फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ जनरली उसकी डिस्कशन होती थी। तो कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के अंदर नीति आयोग का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इस तरह की चीजें आप बता सकते हो। इवन देखो न्यूज़पेपर के अंदर भी ना कुछ इस तरह के आर्टिकल्स डेफिनेटली आए हुए हैं, ये न्यूज़पेपर की ही मैंने आपके साथ कटिंग है, तो आप भी इसको एक बार क्विकली पढ़ सकते हो। बाकी अदरवाइज पॉइंट वही है कि क्या प्लानिंग थी, किस तरह से गोल्स वगैरह सेट किए जाते थे, गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का क्या क्या रोल था, उसके बेसिस पे चीजें हमें देखने को मिलती है, क्या फर्क है। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन में देखो हमसे पूछा गया था कि क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, क्या प्रिंसिपल के अंदर बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। तो डिफरेंसेस तो हमने समझ लिए, पर इसके अलावा ना कुछ हमें सिमिलैरिटीज भी देखने को मिल जाती है। जैसे स्पेशली आप देखो इनका मैंडेट, देखो ना ही प्लानिंग कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र है, ना ही किसी एक्ट के अंदर जिक्र है, कोई एक्ट वगैरह पास नहीं किया गया, कोई स्टेट्यूट नहीं है। सिमिलरली नीति आयोग के लिए ना ही कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र है, ना ही कोई एक्ट पास किया गया है। तो दोनों का मैंडेट सेम, मतलब सिमिलर ही है, किस तरह से ये बॉडीज बनी हुई हैं। आई बात समझ में। उसी तरह से काम क्या है, काम देखो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ नेशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग करना, टेन्योर हो गया, ये सारी चीजें थोड़ी सिमिलरिटी देखने को मिलती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कि किस तरह से बॉडीज बनी हुई हैं। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, ये कुछ मेजर हमें इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, या फिर कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिल जाती हैं। अब सर फ्यूचर में क्या करना चाहिए। देखो फ्यूचर में जो भी आपको लगता है ना कि नीति आयोग का और क्या काम हो सकता है, या फिर कुछ इश्यूज आपको लगते हैं उनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट ये इश्यूज को कैसे सॉल्व कर सकती है, फ्यूचरिस्टिक चीजें या फ्यूचरिस्टिक चैलेंजेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है, वहां पर आप कुछ पॉइंट्स लिख के इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। अब अगले हफ्ते के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, अगले हफ्ते आप ये मुझे बताओगे कि भैया ये इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, जीडीपी के लिए अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो क्या क्या आता है। तो इसको एक बार ध्यान से करना, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट डोंट वरी, मैं समझा दूंगा अगली बार अगर नहीं भी आएगा, पर ट्राई जरूर करना अपनी तरफ से। दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। मल्टीपल टाइम यूपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आने वाले टाइम में भी आ सकते हैं। उसके साथ ही आरबीआई अगर रेपो रेट को कट करता है तो उसका क्या इंपैक्ट आ सकते हैं, ये आपका हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एक क्वेश्चन मेंस का जो क्या है, अब देखो यहाँ पर ना आप नोटिस करो, ये 2022 का क्वेश्चन है और ये है 2019 का। सेम क्वेश्चन पूछा गया कि भैया इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है और किस तरह से ये हेल्पफुल है। थोड़ा सा बस हल्का सा क्वेश्चन को बदल दिया, बट ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करोगे, इंडियन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम 2 बार सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया हुआ है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते हैं, देखो आपके लोगों ने जो मेंस के आंसर लिखे थे, ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो प्रीतम जी, आपने पहले स्टार्टिंग में क्या कर दिया, इन 1915 लिख दिया। नहीं भैया, 2015 था, 1915 में थोड़ी रिप्लेस किया गया था प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के साथ। ठीक है ना, तो ये थोड़ा इस तरह की छोटी छोटी गलतियां आप से थोड़ा बचने की कोशिश करो। बाकी इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे तो उन्होंने काफी चीजें यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं, किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वर्ड भी इन्होंने डेफिनेटली यूज किया हुआ है, स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट का किस तरह से रोल हो गया, इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया। तो अच्छे अच्छे वर्ड्स बिल्कुल इन्होंने सही यूज किए हुए हैं। और इन्होंने देखो प्रिंसिपल्स में भी वही बात करी है, किस तरह से बॉटम अप अप्रोच है। पर ध्यान से देने वाली बात नोटिस करो कि इन्होंने ना हर किसी चीज को एक एग्जाम्पल के साथ सब्सटेंशिएट किया हुआ है। जैसे बात करी इन्होंने स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, या फिर इनके जो 3 ईयर एक्शन एजेंडास थे। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे बात करी हुई है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, उसी तरह से जैसे यहाँ पे इन्होंने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करी है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स हो गया। तो आपस में ना
अलग अलग स्टेट्स को पता लगता रहता है कि भैया मेरी रैंक क्या है, कौन सी, क्या मेरे रैंक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है। उसके बेसिस पे आपस में ना स्टेट्स में एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ता है। आप सोचते हो कि अच्छा नहीं यार, ये पर्टिकुलर सिटी मेरे से आगे है, मुझे इससे आगे बढ़ना है, मैं आगे जाना चाहता हूँ, तो एक हेल्दी कंपटीशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा लोगों का पार्टिसिपेशन, ठीक है ना, किस तरह से लाइफ कैंपेन की बात करिए, तो ये सारी चीजें इन्होंने काफी अच्छी और एसडीजी गोल्स के लिए अचीव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो डेफिनेटली नीति आयोग के रिगार्डिंग में सभी पॉइंट्स बिल्कुल सही लिखे हैं, पर एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, आप लेना थोड़ा प्लानिंग कमीशन के साथ हमें थोड़ा ज्यादा कंपेयर करना था। वो एक दो जगह मुझे ऐसा लगा कि प्लानिंग कमीशन का जिक्र आपने थोड़ा कम किया है, तो प्लानिंग कमीशन का भी थोड़ा साथ में दिखा सकते हो कि अच्छा नीति आयोग ऐसे कर रहा है, प्लानिंग कमीशन थोड़ा सा ऐसे कर रहा था। आई बात समझ में, वो हल्के हल्के पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं, बट अदरवाइज आप सब आपने आंसर काफी अच्छा लिखा है। उसी तरह से ठीक है ना बालू जी, ठीक है ना, तो आपने तो जस्ट बता दिया कि किस तरह से पहले प्लानिंग कमीशन था फिर नीति आयोग था, बट प्रिंसिपल्स की इसके अंदर आपने बात नहीं करी, तो मेक श्योर प्रिंसिपल्स की भी बात करो। ठीक है, उसी तरह से रितु सिंह जी का जो आंसर था, ठीक है, इन्होंने भी जिक्र करा हुआ है बॉटम अप अप्रोच का, थिंक टैंक का, फेडरलिज्म का, ठीक है ना, तो ज्यादा इन्होंने भी प्रिंसिपल्स के ऊपर ज्यादा बात नहीं करी है, ठीक है, तो बहुत ही बेसिक आंसर लिखा है, बट इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा स्कोप है। उसी तरह से प्रफुल्ल जी का आंसर है, ठीक है, इन्होंने भी देखो जैसे टेबल मैंने आपके साथ डिस्कस किया, काफी हद तक इन्होंने ही सिमिलर ही चीज करने की कोशिश करी हुई है, ठीक है ना, थोड़ा सा इनको और एक्सप्लेन किया जा सकता था, ठीक है, बाकी पॉइंट सिमिलर ही हैं, कुछ और जो पॉइंट्स आपने मिस किए हुए हैं वो आप आंसर से ले लीजिएगा। ठीक है प्रफुल्ल, देखो आपने मार्क्स पूछे हैं, देखो मार्क्स ना मैं समझ गया आप किस तरह पूछ रहे हो, बट पॉइंट ये है कि ना इसको ना सिर्फ इतना नहीं लिखना, इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। आई बात समझ में, तो सिर्फ इतना लिखना ठीक है, आपने सही लिखा है, मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ अग्री करता हूँ, बट इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करते तो एक अच्छे मार्क्स आप यहाँ पर लेकर आ सकते थे। अभी अगर मान लो जैसे मान लो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अराउंड 2.5 मार्क्स में आपको दूंगा, अगर आप इसको थोड़ा बेहतर करते ना तो ये 4-5 वहां तक भी आप पहुंच सकते थे। ठीक है, बाकी आपने ना एग्जाम्पल अच्छे यूज किए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नीति आयोग के अलग अलग जो प्लान्स हैं, 7 ईयर हो गया या 75 ईयर वाला जो था, वो सारी चीजें आपने बताई हैं, तो दोज आर वेरी गुड थिंग्स। और यहाँ पर आपने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हो गया, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स हो गया, ये सारे कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म के एग्जाम्पल्स भी आप सभी ने बताए हुए हैं, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, उसी तरह से राजकुमार जी, ठीक है, आप भी एक बार देख लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने सिमिलरिटी बताई है कि ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, एंड नेशनल कंसेंसस की बात करी गई है, एंड इसके अलावा एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, ये फंड एलोकेशन वाला बिल्कुल ठीक पॉइंट है, ठीक है, मेंबर्स के बीच में आपने डिफरेंस दिखा दिया कि किस तरह से मेंबर्स के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, नीति आयोग के अंदर किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है वो भी आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप क्या कर सकते हो, थोड़े बस पॉइंट्स के साथ ना थोड़े एग्जांपल्स बता सकते हो, जैसे पिछले कुछ और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ऐड आउट किए हैं, वो काफ़ी आपके ना एक तरह से जो स्टैटिक का आंसर है ना उसको एक तरह से कंटेम्प्रेरी कर देंगे, क्योंकि आपने करंट अफेयर से कुछ एग्जाम्पल उसके अंदर इंक्लूड कर दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये चेंजेस करे जा सकते हैं इसके अंदर। बाकी देखो अमन खान जी ने भी आंसर लिखा है, ठीक है, देखो डेफिनेटली इन्होंने भी सिमिलर सा ही आंसर लिखा है, जो जो चीजें चेंजेस थे, पर बेटर होता आप थोड़ा ना इस तरह से टेबल बना देते, तो कंपैरिजन सामने सामने साफ साफ दिख जाता कि यहाँ पे पॉलिसीज इंपोज हो रही है, यहाँ पे थिंक टैंक है, ठीक है ना, तो इस तरह से अगर सामने सामने होता तो थोड़ा एक ईजी हो जाता है उस चीज़ों को हमें समझना। बाकी पिलर्स की आपने बात करी है, ट्रांसपेरेंसी हो गया, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल डेफिनेटली ठीक है, राइट। आरती यादव जी का भी आंसर है, ठीक है, इन्होंने हिंदी में आंसर लिखा है, ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हो किस तरह से पॉलिसी फॉर्मुलेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात करी गई है, टॉप डाउन की जगह इन्होंने बॉटम अप, ठीक है, वो बात करी है, साथ ही साथ एग्जांपल्स इन्होंने भी दिए हैं, ठीक है ना, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हो गया, हेल्थ इंडेक्स हो गया, एसडीजी इंडिया इंडेक्स हो गया, तो ये सारे इन्होंने यहाँ पे भी बात करी हुई है। पर एक दो पॉलिसीज जैसे फॉर एग्जाम्पल ना जो हमने डिस्कस किया कि क्या इनके मेंबर्स फॉर्मुलेशन था, स्टेट गवर्नमेंट का कितना रोल था, थोड़ा सा उसका जिक्र यहाँ पे मुझे कम दिखने को मिल रहा है, जो कंपैरिजन था वहां पे मुझे थोड़ी कमी यहाँ पर दिख रही है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है, आप सभी के मैंने आंसर्स चेक किए, थोड़ा इनको आप इंप्रूव कर सकते हो, जो मैंने मॉडल आंसर दिया थोड़ा सा एग्जैक्ट मॉडल आंसर तो नहीं बोलूंगा, पर कुछ पॉइंट्स जो मैंने कंपैरिजन के थे उनको आप लिख के, जो आप सभी ने एग्जांपल्स दिए उनको आप एडअप करके एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। तो आज के आप मेक श्योर कि आप ये जो मैंने आपको दिए तीनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये, सेकंड ये वाला, एंड तीसरा ये क्वेश्चन, इस तीनों के आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, एंड साथ ही साथ ये जो मेंस से हमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है 22 में भी और 19 में भी, इसका आंसर भी मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।